हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूसेट के लिए कुछ स्टडी पेनी के मटेरियल जिसमें कि एमसीक्यू कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई उतना मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया जिससे कि हम कुछ पढ़ाई भी कर सकें। तो उसके लिए जो भी हम लोगों से हो सकेगा तो हम आप लोगों को कुछ प्रश्न जो है ना उपलब्ध करा देंगे। आप लोग एमसीक्यू से अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो वैसे यानी कि यदि कुछ सिर्फ आप लोगों ने जो पूछा है सवाल वो प्रश्न पत्र वगैरह इससे, या तो बहुत से लोगों ने सिर्फ यानी चैनल में जानकारी ले ली है, लेकिन उसका उसका जो है कोई बेनिफिट उठाने के लिए नहीं, कोई उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो वैसे भी समय भी कम है, नहीं तो फर्स्ट पेपर तो कम से कम मैं सोच ही रहा था करवाने के लिए। तो चलिए एमसीक्यू ही हम करवाते हैं कुछ ना कुछ, तो आप लोगों का कुछ उससे तैयारी होती रहेगी। और वही है, अभी भी यदि आप लोगों का कुछ यानी पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो हम लोग जो है करें, क्योंकि हमने एक यानी कि इसको डाला है, उसके यानी कि बहुत व्यूज़ कम आए हैं, जबकि उसकी जानकारी का जिसमें पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ दिया गया है उसमें यानी काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा यानी मनोबल क्या हो जाता है, टूट जाता है। 2-2 3-3 4-4 दिन हो गए हैं और अभ्यास के लिए एक डाला था और कैसे हम करते हैं उसके लिए डाला था, तो उसमें उतना ज़्यादा रिस्पांस आया नहीं। फिर भी कोशिश लगे हुए हैं हम लोग। तो चलिए आज फिर से हम करते हैं। आज हम 2 गद्यांश करेंगे और फिर रिसर्च मेथोलॉजी वगैरह में भी इसी तरह से मैं 40-50 क्वेश्चन आप लोगों के उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि इस आज पहला यानी पैसेज जो है ना देख लेते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद हम तब उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा पैसेज आया था और यानी कि जून 2019 का ये पेपर है। प्रकृति की कार्य प्रणाली के समय चक्र में उनके अपने स्वयं के का पालन किया जाता है, मार्ग का, लय का, प्रक्रिया का और चक्र का। ठीक है, तो मुझे इसमें लगता है कि प्रकृति कार्य प्रणाली के चक्र में तो चक्र का पालन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 बार चक्र चक्र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं, इसमें या तो प्रक्रिया होगा या तो लय। हम पढ़ेंगे तब उसके बाद निर्धारित करेंगे इसको। उसके बाद है अन्य तत्वों के साथ भू आकृतियों यानी कि लैंड मास के लयन को विमान यात्री द्वारा किस पैमाने पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें सब दिया हुआ है, इसे देखेंगे हम लोग। बस क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी विमान यात्री द्वारा खिड़की के बाहर देखा गया दृश्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, तो इसमें भी देखना है। इसके बाद भौगोलिक भूगोल में मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया के परिणामों के अध्ययन किया जाता है, ताकि क्यों किया जाता है ये दिया हुआ है। इस वजह भूगोल के अंतर्गत अभिरचना अध्ययन में परिघटना में प्रेक्षित परिवर्तन किस स्तर पर देखा जाता है, यह हमारा एक था। इसके बाद अब चलिए पढ़ते हैं। इसमें है भूगोल का प्रयोजन पृथ्वी की सतह के भौतिक और मानवीय संगठनों को समझना है। भूगोल के क्षेत्र में अंतर संबंधित विषय अक्सर दृष्टिगोचर होते हैं। यह है पैमाना, अभिरचना और प्रक्रिया। 3 चीजें हैं, पैमाना, अभिरचना और प्रक्रिया, 3 ध्यान रखिए। पैमाने की परिभाषा संरचना या संगठन के उस स्तर के रूप में दी जाती है जिस पर किसी परिघटना का अध्ययन किया जाता है। परिरचना की परिभाषा किसी मापनी विशेष में अध्ययन की गई घटना में पाए गए अंतर के रूप में दी जाती है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यानी कि पैमाना है क्या चीज़, पैमाने की संरचना क्या होती है। अब इसमें अभिरचना है किसी मापनी विशेष में अध्ययन की गई परिघटना में माप पाए गए अंतर के रूप में दी जाती है। तीसरा विषय प्रक्रिया पूर्ववर्ती, यानी तीसरा विषय क्या है, प्रक्रिया। प्रक्रिया पूर्ववर्ती 2 विषयों के संयोजित करता है, यानी पैमानों को, अभिरचना को क्या करता है, संयोजित करता है ये। ठीक है, अगला है प्रक्रिया की परिभाषा किसी मापनी विशेष में अभिरचना उत्पन्न करने के लिए किसी परिघटना कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों के विवरण के रूप में दी जाती है। तो अब आ गया क्लियर।
ठीक है, यानी कि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों के विवरण को ही क्या कहा जाता है, हम मापनी बोलते हैं। उदाहरण, जब कोई विमान यात्री खिड़की से, अब याद आ गया, जब कोई विमान यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो पैमाने के अनुसार दृश्य परिवर्तित हो जाते हैं। आपका एक उत्तर मिला, पैमाना। क्लियर, यही सबसे खासियत होती है। वैश्विक स्तर पर जब कोई वायुयान अपनी ऊंचाई बरकरार रखता है तो वह बादल को उनकी अभी यानी सभी अभिसंरचना को देख सकता है। समय के अनुसार वह सूर्य या चंद्रमा को भी देख सकता है। जब वायुयान थोड़ा कम ऊंचाई पर आता है तो यात्री को भूमि के विभिन्न स्वरूप और जल निकाय के अलग अलग रंग दिखाई दे सकते हैं। महाद्वीपीय पैमानों पर यात्रियों को भूमि के विविध रूप दिखाई देने के साथ उनके संवितरण का विन्यास भी दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, याद आया, संवितरण का विन्यास भी दिखाई पड़ता है। यह अभिरचना भूमि और जल तथा इनमें से प्रत्येक की संख्या में अंतर में से उभरती है। ध्यानपूर्वक देखने पर यात्रीगण इस बात को नोट कर सकते हैं कि प्रत्येक भूआकृति किस प्रकार दूसरे से संलयित होते हैं, किस प्रकार प्रत्येक पर्वत में उस प्रक्रिया के संकेत मिलता है जिससे होकर वह उभर कर आया है। भूगोल में प्रक्रियाओं में नियमित तौर पर और पुनरावृत्तिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसे परिवर्तन होता है, नियमित और पुनरावृत्तिक परिवर्तन होता है। फिर इस बात है, इसका उदाहरण सूर्य और पृथ्वी की वार्षिक चक्र है। प्रकृति की अधिकांश प्रणालियों में काल चक्र प्रदर्शित होता है जो अपनी स्वयं की प्रणाली में संगठित होते हैं, चूंकि ये काल चक्र और नैसर्गिक प्रक्रियाएं सदैव सक्रिय रहती हैं, पृथ्वी का वातावरण सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। यह पर्यावरणीय परिवर्तन केवल नैसर्गिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, अपितु मानवीय कार्यकलाप का भी परिणाम है। ये भी उसमें सम्मिलित है। भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया की सूझबूझ की दिशा में कार्य करने साथ साथ इस अंतःक्रिया के परिणाम का भी अध्ययन करता है। तो दिया है ना, भौतिक भूगोल किस चीज का अध्ययन करता है, इनका भी अध्ययन करता है, ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सके। जो अपनी स्वयं की प्रणाली से संगठित होते हैं। पृथ्वी का पर्यावरण सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। यह पर्यावरणीय परिवर्तन केवल नैसर्गिक क्रियाओं का परिणाम नहीं है, अपितु मानवीय कार्यकलाप का भी परिणाम है। ठीक है, दोनों को एक साथ दिया हुआ है, इसका अध्ययन करता है ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सके। इतना हो गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकृति की कार्य प्रणाली का समय चक्र, उसमें उनके अपने स्वयं के का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर दिया हुआ अधिकांश प्रणालियों काल चक्र प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वार्षिक क्या है, काल चक्र है इसका। प्रकृति की अधिकांश प्रणालियों में काल चक्र प्रदर्शित होता है। यहाँ दिया हुआ ना, समय चक्र में उनके स्वयं के का पालन किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रदर्शित हो जाए, जो अपनी स्वयं की प्रणाली में संगठित होते हैं। ठीक है, चूंकि ये काल चक्र और नैसर्गिक प्रक्रियाएं सदैव सक्रिय रहती हैं। अब यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मार्ग, प्रक्रिया या लय या चक्र। समय चक्र तो पूरा क्या हो गया, यहाँ पर तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने स्वयं के, ठीक है, किसका, प्रक्रिया का पालन किया जाता है या लय का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज आया हुआ है, प्रणाली में। अब प्रक्रिया और प्रणाली यहाँ पर कोई चीज नहीं आई है ना, इसका मतलब है सीधा सीधा ये क्या है, लय का पालन करता है। ठीक है, तो ये लय का पालन करता है। इसके बाद अन्य तत्वों के भू आकृतियों यानी लैंड मास के लयन को विमान यात्री द्वारा किस पैमाने पर देखा जा सकता है। तो इसमें किस पैमाने पर देखा जा सकता है, वैश्विक पैमाना, महाद्वीपीय पैमाना, स्थानीय पैमाना या समय पैमाना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा देख सकता है, तो ये जो देख सकता है ऊपर यही आया था, कौन सा, महाद्वीपीय पैमाने पर देख सकता है कि कहाँ से उभार आता है। क्लियर दिया हुआ है वहां पर। इसके बाद है विमान यात्री द्वारा खिड़की से बाहर देखा गया दृश्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर किससे प्रभावित होता है, तो
ये प्रभावित होता है मापनी से। वहाँ पर मैं बता चुका था, देखिए याद रखिएगा। इसके बाद है भौतिक भूगोल में मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतः क्रिया के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? और लास्ट में मैंने क्या किया था, इस पर भी लगाया था ना कि देखिए इसको कीजिए, जिससे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में बोध हो सके, मनुष्य पर मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके। सबसे लास्ट में जो हमारा आया है, ठीक है, वो क्या चीज आया है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आया है वो क्या है, यानी कि बेहतर ढंग से। अब डायरेक्ट आपको नहीं मिला ना, तो यही हुआ कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके, यही है। ये बिल्कुल नहीं है प्रबंधन किया जा सके ना, तो यही तो प्रबंधन है। अब इसका लास्ट प्रश्न है, भूगोल के अंतर्गत अभिरचना अध्ययन में परिघटना में प्रेक्षित परिवर्तन किस स्तर पर देखा जाता है? किसी मापना विशेष स्तर पर, मापनी विशेष स्तर पर, प्रत्येक मापनी विशेष स्तर पर, ठीक है, या अधिकांशतः मापनी विशेष स्तर पर। ठीक है, तो कहाँ देखता है? किसी मापना विशेष स्तर पर। ये इस पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ज्यादातर क्या करिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर खोजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, काफी आसानी रहेगी। चलिए अगले वाले का है, प्राचीन भारत में अतिक्रमण प्रणाली किस पर आधारित थी? ठीक है, इसमें प्राचीन भारत का पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में जो अधिक्रमण प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी। ओके, तो और इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये हो गया, अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए दे रहे हैं? व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक नीति में महत्वपूर्ण सुधार कब देखा गया? सन है, याद रखिएगा। मानव संसाधन में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को, और इसके बाद अंतिम है, अनेक संगठनों में कार्मिक कार्यालयों की किस प्रकार की वृद्धि देखी गई है? ठीक है, तो अंतिम प्रश्न हमारा यही है। चलिए अब पहले क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं अपना गद्यांश। भारतीय संगठनों ने पारस्परिक रूप से अपने मानव संसाधन को विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के एक साधन के, ठीक है, यप में नहीं माना है। इसके बजाय भारतीय व्यवसाय के प्रमुख के लिए जन प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रही है। आज स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भारतीय संगठन पेशेवर मानव संसाधन की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन पेशेवरों की मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अधिकांश विश्वविद्यालयों में बिजनेस स्कूल मानव संसाधन पेशेवरों को प्रशिक्षण को दृष्टिगत करके विशिष्ट और आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं, अर्थात चला रहे हैं। संगठन अधिकाधिक रूप से मानव संसाधनों संबंधी उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए आज्ञा लाइन मैनेजरों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो संगठन अधिकाधिक रूप से मानव संसाधनों को संबंधी उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए लाइन मैनेजरों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये प्रश्न पहला आया था, प्राचीन भारत अपने व्यवसाय आधारित अधिक्रम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किस प्रणाली पर आधारित था? यही वाला था। तो इसमें भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुपरवाइजर और किसके लिए जाना जाता था? व्यवसाय आधारित अधिक्रम के लिए जाना जाता था, अर्थात व्यक्ति जो व्यवसाय करता था उसके लिए जाना जाता था। सुपरवाइजर का निष्पादन आधार पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है। 1850 के बाद भारत में
औपचारिक औद्योगिक संगठनों का अभ्युदय हुआ, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही हुआ और व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक प्रबंध नीति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्ध मॉडल के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया तो औद्योगिक संगठनों को मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशाल निवेश प्राप्त हुआ और ये इकाइयां सबसे बड़ी नियोक्ता बन गईं, तो कार्मिक प्रबंधक के प्रति उनके उपागम पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापी समाजवादी समाज के लक्ष्य का निहितार्थ यह है कि मानव संसाधन का संरक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। श्रमिकों के संरक्षण के लिए अनेक उपबंध किए गए। संगठनों को सभी कार्मिकों का ध्यान रखने के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई। वैसे यहाँ कल्याण अधिकारी होनी चाहिए, ठीक है, कल्याण अधिकारी की अधिकाधिक जो है ना, यानी के लिए कल्याण अधिकाधिक नहीं, कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी। विकास के अगले चरण में भारतीय व्यावसायिक संगठनों में श्रमिक संघों और प्रबंधक संघों का अभ्युदय देखा गया। इससे अधिकांश संगठनों में कार्मिक कार्यालयों की वृद्धि को अधिक बल मिला। ठीक है, तो इतना हो गया है ये हमारा। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि प्राचीन भारत में अधिगम प्रणाली किस पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी? अभी मैंने बता दिया कि जो व्यक्ति क्या करता था, काम करता था, वह कार्य जो आपने किया है इस पर आधारित थी। परिवार पर जिससे आप संबंधित हैं, वह स्थान जहाँ पर रहते थे या आपका जन्म का वर्ष, ठीक है, इन पे किसी पर नहीं। अगला है अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो अधिकाधिक जो संगठन है वो अपने लाइन मैनेजरों को क्या देने के लिए, यानी क्या बढ़ावा देने के लिए, तो ऊपर आया है, मैंने बताया था, वहां पर आया था क्या, मानव संसाधन के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद है व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक नीति में महत्वपूर्ण सुधार कब देखा गया। अब यदि आप ध्यान से इसको यानी कि देखें तो 1850, 1857, 1945 और 1947। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर सन क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है कि 1850 के बाद भारत में औपचारिक औद्योगिक संगठनों का अभ्युदय हुआ, लेकिन 1907 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही इसका क्या चीज हो गया, ज्यादा व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक प्रबंध नीति महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो यही है कि व्यावसायिक संगठनों की कार्मिक नीति में महत्वपूर्ण सुधार कब शुरुआत हुआ, तो कब देखा गया, 1947 के बाद देखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव संसाधन के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को अतीत में नहीं समझा गया, वर्तमान में नहीं किया गया, अतीत में उपेक्षा नहीं की गई, भविष्य के लिए नियोजित नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो अतीत में नहीं समझा गया, ये होगा। ठीक है, यानी कि मानव की संसाधन मानव को संसाधन के रूप में, ठीक है, एक लाभप्रद स्थिति में नहीं समझा गया। कब, अतीत में। सिर्फ और सिर्फ ये मानव संसाधन को नहीं समझा जाता था, बल्कि कार्य को देखा जाता था, कौन कार्य उसने किया है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है अनेक संगठनों के कार्मिक कार्यालय को किस कारण से वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो किस कारण से वृद्धि देखी गई है, भारत की स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास, संघियों का अभ्युदय या श्रमिक हितैषी नीतियां। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अनेक संगठनों के कार्मिक कार्यालयों के किस कारण से वृद्धि देखी गई है। तो कार्मिक कार्यालय जो यहाँ पर दिया हुआ है,
तो अनेक जो है ना संगठनों को सभी कार्मिकों को ध्यान रखने के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी। इसका मतलब है कि यहाँ पर किस चीज़ को ध्यान में रखा गया, तो यहाँ ये हुआ कि जितने भी हैं और विकास के अगले चरण में भारतीय व्यावसायिक संगठनों में श्रमिक संघों और प्रबंध संघों का अभ्युदय देखा गया। इससे अधिकांश संगठनों में कार्मिक कार्यालयों की वृद्धि को अधिक बल मिला। अब देखिए यही तो पूछ रहा है, ठीक है, कि किसके द्वारा अधिक बल मिला, तो श्रमिक संघों या संगठनों के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, अनेक संगठनों की कार्मिक कार्यालयों को किस कारण से वृद्धि देखी गई है, तो किस कारण हुई है, संघों का अभ्युदय के कारण वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो श्रमिक हित ऐसी नीतियां नहीं है, उसका सिर्फ ये नहीं है, बल्कि क्या है, संघों का अभ्युदय के रूप में देखा गया है। तो ये यानी कि दो हमारे आज के गद्यांश थे, और इसी तरह से आगे भी यानी ले आने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको 2 गद्यांश एक साथ दिए जाए। ठीक है, हो सकेगा तो 3 गद्यांश, क्योंकि 3 गद्यांश अभी तक पूरे हो चुके हैं। 8-10 गद्यांश करवाएंगे हम लोग, और वो भी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर वही रहेंगे यूजीसी के। ओके, तो आप यदि उसमें चैनल में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोग साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाएं। ठीक है, हाँ, यह है कि आप लोगों को यदि किसी विशेष पर MCQ चाहिए या किसी विशेष टॉपिक पर आपको यानी कि ये चाहिए कि आपको कुछ उसके विषय में वो प्रोवाइड करवा दिया जाए, यानी कि पढ़ा दिया जाए, तो आप लोग बताइएगा, तो जो है ना यानी कोशिश करेंगे। वैसे तो MCQ तो लगभग एक सेक्शन के जो है ना 10-10 यानी 20-20 50-50 जो है क्वेश्चन तो करवाए ही जाएंगे। ओके, तो आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जुड़ जाइए, बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं है, इससे लगातार लगे रहिए, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना है और फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।